नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई परीक्षा में मैथ्स के सवाल पूछे गए थे उसके बारे में हम बताएंगे। और टीआरई में 16 प्रश्न पूछे गए थे और आप सभी लोग जानते हैं कि मैथ्स इसमें 16 प्रश्न मैथ्स और 16 रीजनिंग पूछा जाता है। बीपीएससी शिक्षक परीक्षा में 16 मैथ्स 16 रीजनिंग का जो सिलेबस को निर्धारित किया गया है 16 क्वेश्चन दोनों में पूछा जाता है। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीवाईक्यू हम आज सॉल्व करने वाले हैं। 16 क्वेश्चन को लेकर आए हैं, 16 क्वेश्चन को बनाकर बताएंगे और आसान भाषाओं बताएंगे जिससे कि आपको समझ में भी आए और आपको ये जानने में भी काफ़ी मदद मिले कि बीपीएससी क्वेश्चन जो है किस लेवल का पूछती है, किस पैटर्न का पूछती है, ये जानना जरूरी होता है। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में जाने से पहले उसका पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाना आपके लिए जरूरी होता है, क्योंकि जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप नहीं बनाते हैं तब तक ये आपको अंदाज नहीं लग पाता है कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है बोर्ड के द्वारा कैसा पूछा जाता है। इस चीज़ को जानना आपके लिए काफ़ी अहम है। तो सारा क्वेश्चन मेरे साथ है, 16 क्वेश्चन और सभी को बनाकर बताएंगे। पहला सवाल जो मैथ्स का था, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। तो साथियों, आपको बता दें, एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। एक के बाद जितना भी कोई भी संख्या जो खुद से और एक से कटे, यानी खुद से भी कटे और एक से भी कटे, वो अभाज्य संख्या है जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। तो साथियों, आप एक से ऊपर की बात करेंगे तो 2 एक संख्या हो जाएगा जो कि अभाज्य संख्या है। 2 के बाद क्या हो जाएगा 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 5, उसके बाद क्या हो जाएगा 7 और उसके बाद क्या हो जाएगा 11। 5 संख्याओं को बोल रही है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। तो 2, 3, 5, 7, 11 ये संख्या आप देख सकते हैं खुद से और एक से के अलावा किसी से भी नहीं कटेगी, ठीक है। लेकिन कह रहा है सवालों में प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, यानी इस सभी का जो है हमको योग बताना है। क्या बताना है? योग बताना है। तो 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 11 क्या हो जाएगा 28। क्या हो जाएगा 28। और 28 हमारे किस ऑप्शन में दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी में हमको दिया गया था 28, ठीक है। तो इस संख्या का जो योग होगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, वो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। साथियों, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगले क्वेश्चन को ओर ले चलेंगे आपको। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि विवेक एकेडमी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथियों, अगला सवाल है 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 में है, ठीक है। 3 संख्या है जिसका अनुपात दिया गया है, ठीक है, तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 2400 है, ठीक है। और देखिए, लघुत्तम समावर्तक की जब बात हो तो वो गुना होता है। एलसीएम क्या होता है? गुना। एलसीएम गुना के फॉर्मेट में होता है और एचसीएफ यानी महत्तम जो होता है वो कॉमन होता है, यानी कॉमन चीजों को ढूंढना होता है। तो 2400 दिया हुआ है, इसका गुना जो है 2400 है। तो इन संख्याओं का महत्तम क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, इन 3 को जो आपको अनुपात दिया हुआ है 3:4:5, इसका जो है 2400 क्या दिया हुआ है? लघुत्तम। इस दिनों का गुना जो है 2400 है, यानी इसमें आप x मान सकते हैं, आपने परीक्षा में पढ़ा होगा। तो इसको हम 3x नहीं मानेंगे, फिर भी आप चलिए डायरेक्ट हम बना के आपको दिखा देते हैं। तो 4 3 12 5 60, ठीक है। 60 बराबर क्या हो जाएगा 2400, ठीक। तो 1 बराबर सिंपली बिना x माने हम बता देते हैं। यहाँ बट्टे में 60 दिए हैं, यहाँ से कट जाएगा 6 चौक 24, यानी 1 का जो वैल्यू आया क्या आया 40। 1 का वैल्यू क्या आया 40। लेकिन यहाँ 40 ऑप्शन में है, लेकिन अभी तक ये आंसर पूरा नहीं है। साथियों, समझने की प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर हम आपको बता दें सबसे पहले, तो यहाँ 1 का वैल्यू यहाँ पुट होगा, यानी 3 के जगह पर 1 से गुना करेंगे, यानी 40 1 का वैल्यू है तो 3 का वैल्यू क्या होगा 120। इस 2 हो जाएगा, फिर 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16, 160 और 5 चौका 20 यानी 200, ठीक है। अब इसका महत्तम आपको बताना है, तो सिंपली आप देख सकते हैं इसका जो महत्तम होगा सबसे कॉमन, यानी ऐसा संख्या जो संख्या से पूरे संख्या कट जाए या तीनों संख्या कटे, तो वो संख्या है 40। इसमें मात्र 40 है। डायरेक्ट एचसीएफ आप सिंपल विधि से भी निकाल सकते हैं, तो इसका एचसीएफ 40 है। आप निकाल सकते हैं 160 में 120 से भाग देके, फिर उसी में जो आएगा महत्तम उससे फिर 200 भाग देंगे, 200 से जैसे आपने बचपन में पढ़ा है उस हिसाब से भी आप उसको बना सकते हैं। लेकिन हमने डायरेक्ट देख लिया है, यहाँ पर कॉमन जो
कॉमन जो है फैक्टर आएगा वो 40 आएगा, जो संख्या से ये पूरा तीनों पूर्णतः विभाजित होगा, जिसका आंसर होगा 40 और ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है। दोस्तों अगले सवालों की ओर चलेंगे, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम तेजी से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 4.036 को 0.04 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है, यानी प्राप्त आपको भागफल बताना है। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 4.036 ठीक है बट्टे में 0.04 है लिया। ठीक है, इसमें डिवाइड करना है, डिवाइड के रूप में हम लिखेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात आप जानते होंगे कि पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उतना अगर हमको पॉइंट को हटाना है तो उतना शून्य बैठा देना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे पॉइंट है, इसको हटाएंगे, लेकिन 2 अंक है तो 2 शून्य यानी 1 पर 2 शून्य से इसको गुना कर देंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ 1 2 3 है, इसको हटाएंगे तो गुना में 3 शून्य कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और आगे का जो प्रोसेस है वो आप सभी लोग जानते हैं, काटने का। ठीक है, यानी 2 शून्य से 2 शून्य को काट देंगे तो यहाँ पर 4036 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4036। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद यहाँ देंगे 4 से यहाँ गुना करेंगे 10 में तो क्या होगा? 40। क्या हो जाएगा? 40। और 4036 में 40 से डिवाइड करेंगे तो पहला तो 100 हो जाएगा आपके पास। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा 100.936 यानी 9। क्या हो जाएगा? 936। 100.9 हो जाएगा आपको। और ऑप्शन नंबर ए में आपका ये आंसर दिया हुआ है, आपका जो सही है उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, बारी बारी से हम बता रहे हैं। ठीक, अब देखिए ये सवाल वर्गमूल घनमूल का है, चैप्टर का। ठीक है, क्यूब रूट का। यहाँ पर एक घनमूल दिया हुआ है, पहले से ये घनमूल है। ठीक है, 0.000216 यानी 3 जीरो है, 216 का घनमूल है, यानी इस ऑप्शन में से किसका घनमूल ये है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए देखने से ही पता चलता है, इसमें कुछ करने का जरूरी नहीं है। विधि तो बहुत है, मैथ्स के बनाने का तरीका बहुत अलग अलग होता है, विभिन्न होता है, आप सभी लोग जानते हैं। एक तरीका से मैथ नहीं बनता, मैथ बनाने का तरीका विभिन्न भी होता है। लेकिन हम आपको यहाँ पर सबसे अच्छा सजेस्ट करेंगे कि आप ऑप्शन से जाएं, कम समय में आप सवालों को बना सकते हैं। सवालों को ऑप्शन से भी बनाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सवाल का आंसर अगर आपसे नहीं बन रहा है लेकिन ऑप्शन से बनाएंगे तो बन जाता है। यहाँ देखिए 3 शून्य है, अगर इसको हम घनमूल करेंगे, घनमूल का मतलब होता है क्यूब होता है, यानी ए क्यूब। ठीक है, घनमूल होता है, लेकिन क्यूब करेंगे तो यहाँ 3 है, 2 है, 2 शून्य से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 शून्य हो जाएगा। यहाँ पर है नहीं तो 3 शून्य हो जाएगा, यहाँ पर है तो 3 शून्य हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.06 का अगर हम घनमूल करते हैं तो सिंपली मेरा जो आ जाएगा यहाँ पर 0.000216 हो जाएगा। 36 और 36 का फिर क्यूब करेंगे तो 216। तो यहाँ पर पॉइंट से पहले हम 0 बैठा सकते हैं, अच्छे लगने के लिए, अच्छे देखने के लिए, क्योंकि पॉइंट से पहले का 0 का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन में हो जाएगा। दोस्तों सवाल सिंपल था, यानी एक बेसिक रूप से जो सवाल पूछा गया था, बेसिक फॉर्मेट से सवाल पूछा गया। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करेंगे कौन सा सवाल आपको समझ में नहीं आएगा, हम विस्तार से बताने का आपको प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 0.06 का वर्गमूल सीधा निकल सकता है 36 और 36 का 216। ठीक है, 6 का क्यूब क्या होता है? 216। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है 6 तो समी में है, लेकिन यहाँ 1 जीरो है, 1 जीरो का क्यूब 3 जीरो। सिंपली ट्रिक लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक, अब अगला सवाल आपसे पूछा गया है, 5 संख्याओं का औसत 27 है। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 27 है, यानी यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, 5 संख्या का औसत 27 है तो 5 गुने 27 कर देंगे। ठीक, उसके बाद कहता है एक संख्या निकाल दी जाए तो 25 हो जाता है। तो एक संख्या हम निकाल देते हैं, यानी संख्या 5 था पहले तो अब 4 हो गया तो 25 हो गया। क्या हो गया? 25। तो यहाँ पर हम इसको गुना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 27 से 5 को गुना करेंगे तो सिंपली गुना कर सकते हैं, 7 5 35 हासिल 3 5 दूना 10 3 13 135 और 25 चौका तो 100 होता है। अब क्या सवाल में जो कह रहा है कि निकाली गई संख्या क्या है, तो इसी को क्या करना है, सिर्फ घटा देना है, 35। ठीक है, तो कौन सा संख्या निकाली गई है, तो 35 निकाली गई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है आपका। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार ये सवाल सब बन रहा है। बहुत ही आसान सवाल था, एक बेसिक रूप से जो भी बेसिक नॉलेज रखते हैं मैथ्स के वो बना सकते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक संख्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, इसका माध्यक निकालना है। माध्यक यानी बीच का संख्या। ठीक होता है, क्या होता है? बीच का संख्या। ठीक, माध्य में निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
पूरा संख्या को जोड़ते हैं, उसके बाद जितना संख्या उससे भाग लगाते हैं। लेकिन माध्यक में एक फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन फार्मूला पर जाने की जरूरत नहीं है। n यानी कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो 6 + 1 7, 7/2 3.5। तो 3.5 किसको कहते हैं? अब देखिए इसमें सवाल में जो छात्र फंसते हैं, कहाँ पर फंसते हैं, बीच वाली संख्या अगर 7 को संख्या रहता तो 3 इधर से हटा देते, 3 इधर से हटा देते, तो बीच वाला संख्या हो जाता। लेकिन यहाँ 6 संख्या दिया हुआ, तो सबसे पहले हमको आरोही क्रम में सजाना है, यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा संख्या क्या है, 29 है। उसके बाद आपको 29 के बाद जो संख्या है इसमें 33 है, तो क्या है 33। उसके बाद 34 है, 34 के बाद 41 है, 41 के बाद अब 47, उसके बाद 69। ठीक है, तो 6 संख्या है, तो 6 संख्या में 3.5, तो 3.5 कैसे आएगा? देखिए अब 6 है तो यहाँ 2 इधर से हटाएंगे, 2 इधर से हटा देंगे और बीच वाला 2 संख्या को जोड़ेंगे, यानी 34 प्लस क्या होगा 41, क्या हो जाएगा 34 + 41। ठीक, 34 + 41 क्या हो जाएगा आपको 75 हो जाएगा। और 75 को क्या करेंगे, आधा करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 संख्या को हमने जोड़ा है, जो कि आपको 37.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 37.5। और 37.5 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। तो साथियों इस प्रकार इसको बना सकते हैं। माद मादिका बहुलक परिसर से सवाल, एक सवाल पूछा ही जाता है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ जो है सवाल पूछा गया है कि 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल, 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या है 117 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? देखिए अब 117 आपको अगर मालूम नहीं है कि किसका गुणनफल है तो उसको गुणनखंड विधि से, लेकिन हमको तो याद ही है कि 13 नमा क्या होता है, 13 नमा 117। ठीक है, तो यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, 13 नमा 117 होता है, यानी 13 नमा 117। अब इसका एलसीएम लेंगे, 13 और 9 का एलसीएम लघुत्तम समावर्तक, तो इसको सिंपली गुना कर सकते हैं। क्या करेंगे, गुना करेंगे, कटेगा नहीं तो ये गुना होगा, यानी 117 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार इस सवाल को बना सकते हैं। अगले सवालों की ओर चलेंगे हम। यहाँ सवाल हम एक बार नोट कर देते हैं, 1/3 + 1/2 + 1/x बराबर 4 है, तो x का वैल्यू निकालना है। यहाँ देखिए सवाल हम एक बार नोट कर देते हैं। यहाँ 1/3 + 1/2 + 1/x बराबर 4 है, हमको x का वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं करना है, 1/x को इधर आने देंगे, 4 इधर आने देंगे, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में चला आएगा, इस बगल करेंगे तो इस साइड -1/2। यहाँ पर नहीं है तो 1 दे देते हैं अपने मन से। 1/x 3 × 6, सभी का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, इस सब का एलसीएम 6 आएगा। ठीक है, 6 यहाँ 6 चौक 24 माइनस 3 दूना 2 आएगा यहाँ, और यहाँ से भाग लगाएंगे 3, यहाँ 3 आएगा, 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 19/6 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/x बराबर जो हो जाएगा 19/6 हो जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ नजर आ रहा होगा 19x बराबर 6 और x बराबर 6/19। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 6/19। सिंपली इसको सॉल्व करना था। ठीक, अब देखिए एक सवाल है बहुत ही, थोड़ा ये सवाल तो आप हो सकता है सभी के लिए, लेकिन सवाल इसको बनाने का एक ट्रिक है, वो बताएंगे। एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो गया। अब देखिए उसको लिखना था कि 63, लिख दिया 83। ठीक, इसके कारण कक्षा का औसत अंक आधे बढ़ गया, आधा 1/2 लिखा हुआ है, यानी आधे से बढ़ गया। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों एक फार्मूला हम आपको बताते हैं, बहुत ही आसान फार्मूला है, बनाया गया है। ठीक है, और जिससे कि आपको सवाल बनाने में काफ़ी आसानी होगी। इस तरीके का सवाल आप जब से गलती से लिखने का जो सवाल पूछा जाता है परीक्षा में, तो सिंपली रूप से इसको बना सकते हैं। तो कैसे बनाने हैं, तो सबसे पहले आप फार्मूला को समझिए, फार्मूला को समझिए क्या लिखा हुआ है। बहुत ही आसान फार्मूला है, शायद ऐसा फार्मूला आपको ना मिले। ठीक है, यूट्यूब पर बहुत लंबे प्रोसेस से बनाया गया है। देखिए इस संख्या, देखिए अब हम बोल रहे हैं, देखिए संख्या का अंतर, फार्मूला हम बता क्या रहे हैं, संख्या का अंतर बराबर में n इंटू में जो बढ़ा गया औसत अंक है उसको बटा कर देंगे, यानी जो संख्या बढ़ा है। यानी देखिए संख्या का अंतर का मतलब है पहले कितना संख्या था और पहले गलती से कितना संख्या लिखा है।
तो ये देखिए संख्या का अंतर 83 में से 63 गया तो क्या हुआ 20 है, ठीक, बराबर n गुने 1/2। 1/2 कौन है, जो आधा बढ़ गया है, तो यहाँ जो बढ़ा है उसको लिखेंगे, n हमको निकालना है, ठीक है। तो सिंपली 20 बराबर n/2 यानी n/2 हो जाएगा, 1/2 है, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 दूना 40 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब सिंपल सवाल, अब देखिए इस सवाल को आप बाई प्रोसेस बनाइए, कितना लंबा जाएगा बनाने में, 10 मिनट से ज़्यादा भी लग जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार इस सवाल को बना सकते हैं, गलती वाला सवाल को, जैसे कि किसी संख्या के बदले में 40 के बदला 50 लिखा गया या 50 के बदला 60 लिखा गया, इस प्रकार इसको बना सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। साथियों आपसे गुजारिश है कि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। आपसे यही एक गुजारिश है, मांग है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इसमें मैथ्स, रीजनिंग, करेंट अफेयर्स, साइंस के क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी की प्रतियोगिता परीक्षा हो या बोर्ड एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल जो है 5 के पावर x + 3 है और 25 के पावर 3x + 4 है, ठीक है। देखिए सवाल जो है 5 हम लिख देते हैं, एक बार पेन से लिखा होगा, ये टाइप है, क्वेश्चन से डायरेक्ट यहाँ लाया गया है इस पर पेज पर, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि बेस सेम होता है तब क्या होता है, बेस सेम होता है तो पावर भी बराबर होता है, और बेस गुना में होता है तो पावर जुड़ जाता है। ये आपने पढ़ा होगा, करनी के फॉर्मूला में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 5 है, तो सेम तो नहीं है, तो सेम हमको करना होगा, ठीक है। तो 5 के पावर x + 3 हो जाएगा, ठीक। इसको भी हम 5 के पावर 2 कर देते हैं यानी स्क्वायर, और इसके पावर 3x - 4 कर देते हैं। अब क्या हो गया, बेस मेरा सेम हो गया, 5 5 हो गया, तो करना क्या है x + 3, और यहाँ जब पावर का पावर हो तो गुना में हो जाता है, यानी कि 3 दूना 6, 3 दूना 6 x - 8। यहाँ पर किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, x + 3 - 6x + 8, माइनस यहाँ पर बराबर को हटाए हैं इसलिए कर दिए हैं, ठीक है। 5x हो जाएगा, माइनस में 5x हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 11 बराबर 0 होगा। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं -5x बराबर करेंगे तो -11 हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और सिंपली यहाँ x बराबर 11/5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है आपका दिया हुआ, 11/5 ए में दिया हुआ है। यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों। उसके बाद हम नेक्स्ट सवालों की ओर चलेंगे। यहाँ पर ऑप्शन कुछ गलत टाइप हो गया था, इसके कारण हमने सुधार दिया है। देखिए यहाँ सवाल है 1210 एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। एबीसी में बांटना है, एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A/B को 5/4 मिलता है, B/C को 9/10 मिलता है, तब C का कितना हिस्सा होगा। तो इस प्रकार के सवालों में पहले हमको सभी का जो रेशियो होता है वो देखना होता है कि बराबर है कि नहीं। पहले से अगर बराबर है तो कोई बात नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो बराबर करना होता है। तो यहाँ सिंपली हम समझेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए A/B क्या है 5/4 है, ठीक, और B/C क्या है 9/10 है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर देखने वाली बात है, A जो है तो 5 तो है, ठीक है, B यहाँ 4 है और B यहाँ देखेंगे 9 है, तो बराबर तो नहीं है। लेकिन बराबर करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ B का वैल्यू क्या दिया हुआ है 9, तो नीचे वाला का B का वैल्यू से ऊपर से गुना कर देंगे और ऊपर वाला B के वैल्यू से नीचे वाला गुना कर देंगे, जिससे कि रेशियो मेरा बराबर हो जाएगा। अब रेशियो देखिए 9/5 45 9 चौक 36, और यहाँ भी 9 चौक 36 और 10 चौक 40, यानी ABC का जो रेशियो हो जाएगा मेरा 45 36 40, यानी कि B जो है मेरा सेम हो गया, तो रेशियो अब बराबर है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक हिस्सा हमको निकालने के लिए इस तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ने पर हमको हो जाएगा इसको हम जोड़ते हैं 45 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 85 85 और 6 85 और 6 हो जाएगा 91 91 और 30 121 91 और 30 121 हो जाएगा। तो कुल इसका जो योग हो गया 121 हो गया।
ए प्लस बी प्लस सी का जो योग हो गया वो 121 है, लेकिन कुल योग कितना है 1210। तो 1210 भागा में 121, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10 मरतबे हमको कट जाएगा 10, ठीक है। यानी एक का वैल्यू 40 है, लेकिन सी का जो वैल्यू है यहाँ 40 दिया हुआ है, सी बराबर 40, तो 40 गुने 10 यानी कि 400, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, फिर से एक बार हम बोल देते हैं सवालों में, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो गया हो। कुल वैल्यू 1210 है। एबीसी को इस प्रकार बांटना है जिसका अनुपात यहाँ पर दिया गया है, लेकिन अनुपात बांटने से पहले हमको देखना होता है कि अनुपात बराबर में है कि नहीं। बराबर में नहीं है तो बराबर करना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखें कि ए अनुपात बी 5:4 दिया है, बी अनुपात सी यहाँ 9:10 है, लेकिन बी का वैल्यू यहाँ देखेंगे 4 है, यहाँ 9 है, ठीक है। तो बराबर में नहीं है तो नीचे वाला बी के वैल्यू से ऊपर में गुना कर देंगे और ऊपर वाला बी के वैल्यू से नीचे में गुना कर देंगे तो जो है सेम आ जाएगा। यानी देखिए यहाँ बी 36 है, यहाँ भी बी 36 है, ठीक है। तो ए बी सी बराबर हो गया, मतलब आप ऊपर नीचे में कोई डिफरेंस नहीं है तो बराबर हो गया। तो यहाँ ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन कुल योग 1210 है, तो ए बी सी को जोड़ने के बाद इससे में भाग देंगे तो एक का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा। एक का वैल्यू मेरे पास 10 आया है, सी का हिस्सा 40 है, तो 40 गुने 10 किए हैं 400। आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। देखिए सवाल है आपके पास कि 5% है प्रति वर्ष साधारण ब्याज, यानी एक वर्ष का जो ब्याज है साधारण ब्याज वो 5% है, ठीक है। तो क्या कहता है कि निवेश की गई राशियों को उसका मूल्य 40% बढ़ाने में कितना समय लगेगा। दोस्तों यहाँ देखिए साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में आप सभी लोग जानते हैं कि हर साल ब्याज सेम होता है, यानी अगर पहले साल ब्याज 5% है तो दूसरे साल भी ब्याज क्या होगा 5% होगा। चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं, साधारण ब्याज है। अगर पहले साल का ब्याज 100 रुपया है तो दूसरे साल का ब्याज क्या होगा 100 रुपया होगा, वो जुड़ते जाता है मूलधन में, लेकिन उसका चक्रवृद्धि ब्याज नहीं चलता है, ठीक। तो यहाँ देखिएगा 40% तक बढ़ाना है तो सिंपली 40% बढ़ाना है। जब एक साल का 5% है और 40% तक हमको ले जाना है तो कुछ नहीं करना है, 40% भागा 5% यानी 8, यानी 8 वर्ष आपको समय लगेगा। कितना समय लगेगा 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी में है, सिंपली 8×40 आप इसको कर सकते हैं। साधारण ब्याज में कोई दिमाग लगाने की बातें नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज रहता है वहां पर सोचने की बात मेरी होती। दोस्तों अगला सवाल है आपके पास, दो घनों का आयतन 8:27 है। क्या है 8:27। दो घन है, घन का आयतन, तो घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है ए क्यू होता है, यानी भुजा क्यू कह सकते हैं, ठीक है। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन ए क्यू का से जिसको मान लीजिए भुजा क्यू, ठीक है। तो 8 है, ठीक है, 8:27 है। क्या है 8:27, यानी कि 2 का क्यू और 3 का क्यू, ठीक है। ये होगा इसका आयतन का अनुपात। अब क्या कहता है उनके सतह का क्षेत्रफल का अनुपात। इनके सतह कौन है 2 और 3, 2 और 3 से क्या है सतह है, ठीक है। लेकिन इनके क्षेत्रफलों का तो क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला में जानते होंगे 6a²। ए क्या है भुजा है, तो 6a² क्या हो जाएगा, ए ये है, ठीक है। तो 2 गुने 2 और यहाँ पर करेंगे 6 गुने 3 गुने 3, ठीक है। इसका अनुपात पूछा है तो इनको बराबर में ही रखते हैं, ठीक है। तो 6 से 6 कट जाएगा, दोनों साइड बराबर है, तो 2 दूना 4, तो 4 3 तिहाई 9, 4:9 आता है, जो कि मेरे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये सवाल थोड़ा हो सकता है लेवल से था, ठीक है, ये सवाल ठीक ठाक था, ठीक, लेकिन इसको बनाने का जो तरीका है यही है। साथियों अगले सवालों पर हम चलेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से एक बार गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि हमको प्रोत्साहन मिले, हम अच्छे वीडियो लाते रहें मैथ्स के, रीजनिंग के, साइंस के और करेंट अफेयर के, ताकि आपको परीक्षा में कोई भी बाधा उत्पन्न हो और अपने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्राप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं तो अगला सवाल है, यहाँ देख सकते हैं x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू -2 है। समीकरण एक दिया हुआ है 4px - 3y बराबर में 12। एक समाधान है तो p का मान निकालना है। यहाँ कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करने के लिए 4px यहाँ देखेंगे -3y
इक्वल टू 12, ठीक है। और x का जो वैल्यू मेरा दिया हुआ 3 है और y का जो वैल्यू दिया हुआ -2 है, ठीक है। इसमें पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है। तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 3 है तो 4 3 12 p हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ हम लिख देते हैं। और -2 y का वैल्यू है तो माइनस माइनस प्लस प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। y के वैल्यू को यहाँ पर 6 हो जाएगा, बराबर 12, यह हो जाएगा इक्वल टू 12। और यहाँ पर देखेंगे 12p और यहाँ पर बराबर करेंगे और 12 इसको 6 को उधर ले जाएंगे, 12 - 6 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम 12p बराबर में 6 हो जाएगा, तो p बराबर 6/12 हो जाएगा, जिसको आप 1/2 लिख सकते हैं, कट जाएगा 6 से, ठीक। 1/2 यानी कि बी ऑप्शन नंबर क्या है, बी में आपका 1/2 दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करना है, कुछ करना नहीं है, वैल्यू पुट करना है, ठीक है। दोस्तों इस सवाल सबको बनाने के लिए समझना और प्रयास करें, ठीक है। कोई भी क्रिटिकल होने की समस्या नहीं है। और आपको बता दें कोई सवाल बहुत ही जो साधारण सा मान लीजिए बेसिक इन्फॉर्मेशन रखते हैं, नॉलेज रखते हैं मैथ्स में, वो सवाल बना सकते थे। अगले सवाल, और हमको लगता है ये सेकेंड लास्ट 15वां सवाल है, ठीक है। 16 सवाल पूछा जाता है। उसके बाद देखिए y² - 7y + 12 का गुणनखंड निकालना है। बिना समय बर्बाद किए हुए हम आपको बता रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर और शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तो देखिए सवाल में आपको देख सकते हैं y² है -7y है +12, गुणनखंड तोड़ना है। 1 मिनट हम इसके नीचे पेज रख लेते हैं, थोड़ा सा लिखने में बनेगा, ठीक है। तो y - 7y + 12 है, गुणनखंड तोड़ना है। देखिए गुणनखंड तोड़ने के लिए कुछ नहीं कर, इसका और इसका गुना करते हैं, ठीक। और ऐसी संख्या को 2 पार्ट में बांटना है जिससे कि -7y चला आए, ठीक। इस दोनों को गुना करके 2 भागों में बांटना है और जिससे कि ये बीच वाला संख्या हमको आ जाए। तो कैसे आएगा भाई, तो आएगा कैसे, यहाँ देखिए y² -4y -3y माइनस 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 4 3 7 हो जाएगा, आ गया। और गुना करेंगे तो 4 3 12 y² आ गया, बराबर 0 कर दे, चाहे नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक, यहाँ देखिए अब इसको कॉमन लेंगे, y कॉमन लिए हैं, तो यहाँ एक y बचा -4, क्या बचेगा -4, ठीक है। और सॉरी यहाँ पर 12 होना चाहिए ना, गलत लिखा, 12 हो गया, ठीक है, +12। उसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ -3 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे -3 कॉमन लेंगे, तो y माइनस भाग देंगे -3 से, -4 हो जाएगा, 4 3 12, ठीक। उसके बाद यहाँ देखेंगे y -3 और y -4, यही आपका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, y -3 y -4। और लेकिन यहाँ किसी भी ऑप्शन में आपको दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है इसमें, ऑप्शन नंबर आपका इनमें से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, चलिए ठीक है। अब आप सवालों का एक अंतिम सवाल है, आप सभी लोग जानते होंगे अंतिम सवाल, जो कि बहुलक से है। देखिए दोस्तों, बहुलक होता क्या है, बहुलक होता है जो सबसे बड़ी संख्या है, यानी लिफ्टेड जो संख्या, बहुलक का मतलब होता है, लिख देते हैं बहुलक का मतलब होता है सबसे ज्यादा बार, जो सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या, क्या होता है, आने वाली संख्या लिखते थे, आने वाली संख्या, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होगा वही इसका बहुलक है। तो यहाँ देखेंगे, इसमें लिखने का कोई जरूरी नहीं, 2 3 7 9 11, यहाँ देखेंगे तो आपको नजर आता होगा। पहले हम यहाँ 2 देखेंगे तो 2 एक ही बार है, 3 एक ही बार है, 7 देखेंगे 1 2 1 2, यानी 7 जो है 2 बार है, यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं 7 2 बार। उसके बाद है 9 3 बार, 9 3 बार है, 9 के बाद 1 3 बार है, ठीक है। 1 के बाद आपको कोई संख्या नहीं है लिफ्टेड, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए 9 भी 3 बार है, 1 भी 3 बार है, ठीक है। तो यहाँ निकालना थोड़ा कि कौन संख्या ज़्यादा बार है, लेकिन दोनों आया है 3 3 बार, तो इसमें जो ऑप्शन हो एक दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक बार जो है, जो संख्या है वो ज़्यादा बार आ रहा है, तो इसमें आंसर आपका एक से अधिक होगा। अगर सिंपली किसी एक का जो वैल्यू होता है वो 3 आता, तो आपका कोई एक ही आंसर होता है, ठीक।
लेकिन यहाँ 9 भी 3 बार है, 1 भी 3 बार है, तो यहाँ 1 से अधिक हो जाएगा। तो दोस्तों PYQ हमने BPSC 3 का बताया है और रीजनिंग का भी हम आगे बताएंगे। तो साथियों, अपने प्यार बरसाते हुए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करेंगे, जिससे कि हमको एनर्जी मिले और हम आगे भी वीडियो लाते रहें। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।